हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय समर साहू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस टाइम पर रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं रेलवे की, है ना। तो हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे में आखिरकार प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और अगर हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे हमको देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे, है ना भाई। तो अभी स्क्रीन पर आपके सामने सवाल प्रकट होंगे और मैं उनका सलूशन बताता जाऊंगा। आप भी पॉज करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और अंत में बताइएगा आपने कितने स्कोर किए, है ना भाई। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा आज का पहला सवाल, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग से भी इसकी टाइप की बात करें तो इसको हम चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। तो आप सामने पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है कि बीर ले नेक, बीर ले नेक को कोड किया हुआ है टोमेटो इज टेस्टी, है ना भाई। और दूसरी लाइन आप पढ़ेंगे, पिक नेक हॉर का मतलब, पिक नेक हॉर का मतलब क्या है, टोमेटो इज ग्रीन। आई एम सो सॉरी। हाँ जी भाई, तो देखेंगे बिग बीर ले नेक का मतलब क्या है, ग्रीन एंड टेस्टी, ग्रीन एंड टेस्टी, ठीक है। एंड पिक नेक हॉर का मतलब क्या है, पिक नेक हॉर टोमेटो इज ग्रीन, टोमेटो इज ग्रीन, ठीक है भाई। एंड कॉक, COCBIRHOR, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फूड इज टेस्टी, फूड इज टेस्टी। तो हमको कोड बताना है, कोड किसका बताना है हमको, हमको कोड बताना है टोमेटो इज टेस्टी, टोमेटो इज टेस्टी का कोड बताना है हमें, है ना भाई। मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम जो करने का तरीका होता है वो कंपेयरिंग, हम इसमें इस यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों तरीके से। कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब अगर हम पहले और दूसरे वाले को कंपेयर करें, तुलना करें, तो कौन सा वर्ड सेम है, इधर ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है। हालांकि हमको ग्रीन की आवश्यकता है नहीं है, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरे और पहले और दूसरे को, पहले और तीसरे को अगर हम कंपेयर करें तो पहले और तीसरे को कंपेयर करने पे कुछ मिलेगा हमको। इधर देखते हैं, ग्रीन टेस्टी, फूड टेस्टी, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, बीर मिलेगा, बीर। और यहां पर क्या है, यहां पर है हमें पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे में क्या मिल रहा है, टेस्टी, है ना, टेस्टी, ठीक है। टेस्टी का तो मिल गया कोड हमें, टेस्टी का कोड क्या मिला हमें, बीर मिल गया। क्या मिला, बीर, BIR, ओके भाई। दूसरे और तीसरे को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कॉमन है, कॉमन है आपका हॉर, हॉर। यहां पर क्या कॉमन है, इज, ठीक है भाई। ये इसको आप त्रिभुज में कर लो। तो इसका कोण क्या मिला हमें, इसका कोण मिला हमें हॉर। इसके बाद अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ध्यान से, तो आपको ऑप्शन डिपेंडेंट है ये जो सवाल है, ठीक है भाई, ऑप्शन डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो आपको हॉर मिलेगा, बीर मिलेगा, और एक चीज आपको मिलेगी PIC, पिक, ठीक है भाई। तो ये इसका कोण हो गया, किसका, टोमेटो इज टेस्टी का कोण क्या हो गया, हॉर, पिक, बीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई आकृति हमें बताना है ना। छिपी हुई आकृति आप देख पा रहे होंगे, छिपी हुई आकृति कैसे बतानी है। आपके सामने जो आकृति है वो क्या है, देखेंगे छिपी हुई आकृति, आकृति का जो शेप बना हुआ है कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। हालांकि इसमें ना हमको रोटेशन कराने की उसमें लिख के आता है कि रोटेशन का
आपको रोटेशन नहीं कराना है जनरली, है ना। लेकिन आपके सामने जो आकृतियां दिख रही हैं वो बिना रोटेशन कराए आप उनको नहीं सॉल्व कर सकते, रोटेशन आपको कराना ही पड़ेगा। तो आप अगर आप ध्यान से ऑप्शन नंबर फिगर नंबर बी को देखें, फिगर नंबर बी को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसकी आकृति कुछ ऐसी है ना, ऐसी है। क्योंकि ये वाली आकृति है सेम, है ना। तो किसमें छिपी हुई आकृति, हमें छिपी हुई आकृति बताना है, तो ये कौन से नंबर की है, फिगर नंबर बी। और फिगर नंबर बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फिगर नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट सवाल है सिलॉक्स से है। इसमें लिखा हुआ है कुछ वकील महिलाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे कुछ वकील महिलाएं हैं, कथन है, और कुछ महिलाएं मां हैं। कंक्लूजन है आपके पास कुछ मां महिलाएं हैं, कुछ वकील मां हैं। इसका हम डायग्राम डायरेक्ट बनाते हैं। पहले कथन के अकॉर्डिंग हम बनाएं कुछ वकील महिलाएं हैं, ये हो गई कुछ वकील क्या है, महिलाएं हो गई, और कुछ महिलाएं क्या हैं, कुछ महिलाएं क्या हैं, मां हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं मां हैं। पहले वाले कंक्लूजन, पहले वाले निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ मां महिलाएं हैं, कुछ मां महिलाएं हैं। तो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, कुछ मां महिलाएं हैं, सही हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी पहला निष्कर्ष। अब कुछ वकील मां है, वकील और मां के बारे में कोई भी निष्कर्ष हम नहीं दे सकते, डाउटफुल निष्कर्ष होंगे सारे के सारे, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल, है ना। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो जरूर आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष से x का स्थान ज्ञात करना है हमें, है ना। आपके सामने सवाल है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष से x का स्थान ज्ञात करना है। पहला है आपका y का स्थान x से चौथे स्थान नीचे है, ओके, और नीचे से तीसवें स्थान पर है कौन, y, है ना। अगर हम बात करें क्या कह रहा है पहला वाला निष्कर्ष, क्या कह रहा है पहला जो है आपके पास, कह रहा है y का स्थान x से, y का स्थान x से 4 नीचे स्थान है और नीचे से तीसरे स्थान पे है, नीचे से तीसरे स्थान पे है y जो कि 30 नंबर पे है, और x जो है 4 स्थान y से 4 स्थान नीचे है, y से 4 स्थान नीचे है आपका, ठीक है, सॉरी y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है। तो x से 4 स्थान नीचे यानी कि x की जो वैल्यू, x की जो वो होगी आपकी, ये हो जाएगी 34 नंबर पे, है ना भाई। इसका मतलब हमें x की वैल्यू नीचे से पता चल गई और टोटल दी हुई है, तो हम पहले वाले ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा कह रहा है z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32वें नंबर पर है ना, कौन, x का। अगर दूसरे वाले के अकॉर्डिंग हम देखें तो नीचे से 32वें नंबर पे है ना। z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32वें नंबर पे है, नीचे से 32वें नंबर पे है, नीचे से 32वें नंबर पे है x, और z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है, तो नीचे से हो जाएगा x 32 नंबर पे, और z जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 30 नंबर पे, 30 क्यों 34 नंबर पे हो जाएगा, है ना। तो x का नीचे से हमें पता है तो ऊपर से हमें टोटल दिया हुआ है तो ऊपर से स्थान भी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, यानी पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए। बोथ वाला नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोथ वाला तब करते हैं जब पहले और दूसरे को दूसरे के हेल्प से हम आंसर निकालें। यहाँ पर पहला वाला भी सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए, दूसरा वाला भी सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं
जिसमें बाईं ओर से x 17वें स्थान पर है, y दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। ओके भाई, तो यदि वे अपने स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तब x बाईं ओर से 7वें स्थान पर होता है और पंक्ति में कितने छात्र हैं ये बताना है आपको, है ना। अगर हम बनाने का प्रयास करें कि x दाईं ओर से, x बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर, और y बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। ठीक है जी, ये एक तरीके से और बन सकता है, x 17वें स्थान पर है, ठीक है, ओके, और बाईं ओर से y 14वें स्थान पर है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों कंडीशन सेम ही है। अभी फिर कह रहा है यदि वे अपने स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तब x बाईं ओर से 7वें स्थान पर होती है, x की जो पोजीशन है। अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें यानी कि x हो जाएगा ये, y हो गया ये, तो अगर हम x को इधर कर दें तो 7वें स्थान पर नहीं चला जाएगा, वो 7 से बढ़कर 17 से बढ़कर ज्यादा पोजीशन उसकी बढ़ जाएगी। और अगर हम इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें, इसको x कर दें, इसको y कर दें, तो x की पोजीशन हो जाती है 7वीं। ठीक है, तो हमें टोटल बताना है, तो 14 और 7 कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 21। हालांकि इसका आंसर 21 नहीं होगा, 21 से एक कम होगा, हमें कुल बता रहे हैं ना, तो 21 से एक कम हमारा हमेशा आंसर होता है टोटल, है ना। पंक्ति में कितने छात्र हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्रॉब्लम है और उसका सलूशन बताना है हमें कि आखिरकार क्या समस्या है उस पे, है ना। अगर आप आकृतियों को ध्यान से देखेंगे, आकृतियों को ध्यान से देखने पर मैं केवल एक आकृति बनाऊंगा, है ना। जो सॉल्यूशन आकृति है वो आपको देख पा रहे होंगे। इसमें ये बताना है कि नेक्स्ट आकृति क्या आएगी। तो बाकी जो 3 आकृतियां हैं ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर अगर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, आकृति नंबर 3 को देखेंगे, आकृति नंबर 3 को देखेंगे, यानी कि जो भी समस्याएं हैं, एक आकृति और मैं बना देता हूं सॉल्यूशन वाली, मैं समझाने के लिए। देखेंगे इनमें क्या है, अलग अलग है, कौन सी, ये वाली रेखाएं, है ना। इसमें समस्या ये है कि ये तीनों रेखाएं यानी दोनों रेखाएं बराबर है, ये समस्या है, इसलिए ये आकृति नहीं होगी, दूसरी भी नहीं होगी। तीसरी आकृति जो बनी हुई है वो बिल्कुल सही बनी हुई है, इसलिए तीसरी नंबर की आकृति होगी जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये वाली आकृति है आपकी, आप तो देख ही पा रहे होंगे, है ना। ये वाली आकृति, ये अलग अलग है ना कि, या अगर गलत होती तब जब ये इधर से होती, ये इधर से होती, है ना भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, निम्नलिखित मदों के सेट के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके सामने कुछ चित्र दिख रहे हैं, उन चित्रों को देख करके हमें यह बताना है कि इन चित्रों के लिए हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं। आपके सामने है बुक, मीटिंग, मैरिज, सेलिब्रेशन। अच्छा, ये बुक का सेट तो हो नहीं सकता है, मीटिंग भी नहीं हो सकती है, शादी में आपको गिफ्ट ट्रॉफी तो मिलती नहीं है भाई, है ना। तो ये सारी चीजें किस यूज में आती हैं, उत्सव, ट्रॉफी यानी सेलिब्रेशन के काम पे आती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
आपके सामने है मिरर इमेज, किसकी? हेल्दी की। मिरर इमेज आपको दिखेगी। मिरर इमेज आपकी ऐसे बनेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? Y, फिर H, फिर T, फिर L, फिर A, फिर E को सही से बनाते हैं, है ना, E, और फिर H। किस ऑप्शन में आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम, ये वाली, है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद लिखा है फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट एंड बढ़ई। ठीक है भाई, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। हालांकि जनरली जो आते हैं वो आते हैं आपके 3 एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमें देखना है कि देखिए, आर्किटेक्ट अलग होता है, बढ़ई अलग होता है, ठीक है। तो इसमें नो का रिलेशन बनेगा। फार्मासिस्ट और आर्किटेक्ट ये दोनों अलग होते हैं, इसमें भी नो का रिलेशन। फार्मासिस्ट और बढ़ई, इसमें भी नो का रिलेशन। लेकिन ये सारे के सारे पेशेवर जरूर होते हैं, है ना, ये सारे के सारे पेशेवर जरूर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आई थिंक, है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला डायग्राम। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, नंबर सीरीज से है, है ना। क्या है सीरीज? आप देख पा रहे होंगे 4, 7, 12 क्वेश्चन मार्क 28 और 39। ठीक है भाई, नंबर सीरीज, इसमें गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसमें गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जनरली इसका गैप देखेंगे तो 4 से 3, 7 से 12, 5, 28 से 39, 11, है ना। मुझे लगता है प्राइम नंबर बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा? 19, है ना भाई। और यहां पर अगर हम 11 बढ़ाएंगे तो 9 बढ़ाएंगे, है ना। तो 9 दूनी 18, ये यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा भाई? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप ध्यान से उसे पढ़िए। पहले क्या लिखा है, उस पे क्या लिखा है पढ़ेंगे भाई। कथन है आपके सामने, परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष है, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। वे सभी जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं पास होते हैं। कड़ी मेहनत के बिना कोई पास नहीं होता है। अब चौथा नंबर का निष्कर्ष है, मेहनती व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति होता है। अगर आप पहला वाला निष्कर्ष देखेंगे, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, ऐसा नहीं है। परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे गधों की तरह पढ़ाई करें, कोई सिस्टमैटिक, कोई ट्रिक, कोई उसमें हम स्मार्ट अप्रोच ना लाएं तो वो पढ़ना बेकार है ना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत होता है। परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित नहीं है, स्मार्ट अप्रोच, ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब आपको चाहिए होता है। फिर अगर हम बात करें, वे सभी जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं पास होते हैं, तो ये भी गलत है भाई, है ना। पहला वाला गलत हो गया आपका, पहला। दूसरा भी गलत है, क्यों? जो वे सभी जो कड़ी मेहनत नहीं करते पास कैसे होते? बिना कड़ी मेहनत के आप पास नहीं हो सकते हैं। कड़ी मेहनत के बिना कोई पास नहीं होता है, कड़ी मेहनत के बिना कोई पास नहीं होता है। तीसरा सही है, मेहनती व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मेहनती व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या लिखा? ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, यानी कि केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, फिर आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल आ गया। सवाल पढ़ेंगे, यदि संतरा को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को शहद कहा जाता है, शहद को संतरा कहा जाता है, तो
कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताओ भाई। सवाल लिखा है, यदि संतरा को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाता है, तो कपड़े धुलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो किसका प्रयोग किया जाएगा? साबुन के जस्ट बाद वाला, साबुन के जस्ट बाद वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो साबुन को क्या कहते हैं? साबुन को क्या कहते हैं? स्याही कहते हैं। तो कपड़े धोने के लिए किसका यूज करेंगे हम? स्याही का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। हाँ, नेक्स्ट सवाल के आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल में बढ़ेंगे, विषम को छांटना है हमें। विषम, आपके सामने सवाल है, विषम को छांटना है, ऑड एंड आउट करना है। ऑड एंड आउट करिए भाई फटाक से। कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, देख पा रहे होंगे, जे। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, एफ। ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने, डी। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने, ई। है ना? कैसे करेंगे? सबसे पहले वोवेल्स, अगर हम वोवेल्स कॉन्सोनेंट के आधार पर अलग करें तो आपका ई अलग होगा। अगर हम इनके पोजीशन के बेस पे अलग करें तो 10, 6 और 4, लेकिन ये 5 होता है, यानी कि सम विषम में भी ये अलग हो गया, है ना भाई। और अगर हम प्राइम नंबर पे भी, प्राइम नंबर में भी हम इसको अलग करें तब भी ये तीनों तरीके से डी ही अलग हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे अलग कौन सा हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कैसे आया हुआ है। गलत समूह ज्ञात करना है। इस पे गलत समूह आपके सामने है, ए जेड ई वी आई आर एन ओ एंड क्यू जे, है ना? इसमें गलत बताना है। ए टू जेड, यूनिंग, इंडियन रेलवे, मोबाइल नंबर, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका? मोबाइल नंबर, अजंगल, क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए एन ओ गलत है हमारा, है ना? गलत छांटना था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने बहुत ही तेजी से आ रहा है, संभालिए। कैलेंडर से सवाल है आपके सामने, क्या है? पढ़िए भाई। अमित के बेटे का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था। वह सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ? वह सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ भाई? किस दिन पैदा हुआ? कब पैदा हुआ? 10 जनवरी 2012, है ना भाई? 10 जनवरी 2012। तो 10 प्लस 2000, है ना, प्लस कितने वर्ष जी चुका वो जी चुका आपका 11 वर्ष, है ना भाई। अब प्लस क्या करेंगे? लीप ईयर। तो इसको अगर हम कम करें तो ये हो जाएगा 3, 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। कितने, इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा 0। अब कैसे 0 आया वो तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। 11, और 11 में कितने लीप ईयर होंगे? 2, है ना, 2 लीप ईयर। तो क्या करेंगे भाई? तो 11 2 13, और 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7 6, तो 7, ये आपका आ गया 6 3 9, और 9 को और 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है मंगलवार। क्या मतलब होता है? 2 का मतलब होता है मंगलवार। तो हमारा इसका आंसर आ गया आपका मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, यदि संख्या 8 3 2 5 2 7 6 9 में प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दिया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 1 जोड़ दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? कह रहा है कि विषम संख्या में 2 घटाने हैं, सम संख्या में 1 जोड़ना है। तो हम जोड़ने को आप स्क्रीन पर देखेंगे और मैं जोड़ के डायरेक्ट लिखता हूं क्या आएगा। अगर विषम संख्या में सम संख्या में 1 जोड़ने के बाद विषम संख्या में 2 घटाने के बाद तो हमारे पास आएगा, जो नई संख्या बन के आएगी वो आएगी 9 1 3 3 3 5 7 7, है ना। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से अधिक बार आई हैं? 1 से अधिक बार आया है 3, 1 से अधिक बार आया है 7, यानी कि ऐसी संख्याएं, 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से अधिक बार आई हुई है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर, आपके सामने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, तारपीडो। इसको कोड किया हुआ है, कैसे कोड किया हुआ है? डी ई डबल ओ पी आर टी। आपको ऑप्शन में बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताना ये है कि ये पहले तो इसका डिकोड करना है आपको कि किस हिसाब से इसको इस तरह लिखा गया है, और ऑप्शन फिर आपको ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, TORPEDO, तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो अल्फाबेटिकल सीरीज में लिखा हुआ है, मतलब इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल सीरीज, डी के बाद ई, है ना, फिर OPRT। अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमारा डिकोड हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखें तो ए में क्या लिखा हुआ है? परटेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, परटेन। तो इसको क्या हो जाएगा? ए, ए के बाद ई, ए के बाद ई, फिर AEI, AEI, फिर इसके बाद आई के बाद क्या है? 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, N, 14 के बाद 15, 16, P, 16 के बाद 17, 18, R, और इसके बाद T। ये बनेगा, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, बड़ा सा सवाल है लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। 4 दोस्तों जैसे कि राम निवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। राम निवास ने राम सिंह के ठीक 1 महीने पहले अपनी डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश के ठीक 1 महीने बाद अपनी डिग्री प्राप्त की। राम निवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की और रमन ने राम निवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। रमेश ने किस महीने अपनी डिग्री प्राप्त की, हमें ये बताना है ना भाई। एक बार आप पढ़ेंगे तो देखो, इसमें 2 हिंट्स हैं आपके पास। क्या? कि राम निवास ने राम सिंह के ठीक 1 महीने पहले अपनी डिग्री प्राप्त की थी। राम सिंह ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले, तो राम सिंह हो गए आपके, राम सिंह से पहले किसने प्राप्त करी थी? आपने, राम निवास ने, है ना भाई, यही बात है, बोल रहा है। इसके बाद रमन ने रमेश के ठीक 1 महीने बाद अपनी डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से, है ना, रमन ने रमेश के ठीक 1 महीने बाद, रमेश के ठीक 1 महीने बाद, रमेश के ठीक 1 महीने बाद रमन ने डिग्री प्राप्त की, है ना, यही बात बोल रहा है। फिर कह रहा है राम निवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की। निवास ने कब प्राप्त करी? निवास ने प्राप्त करी सितंबर में। तो सिंह ने कब प्राप्त करी? सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर में, है ना। 4 लगातार बताया था उसने स्टार्टिंग में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। तो देखो, तो रमन 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 नीचे आएगा और रमेश उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि रमेश ने किस महीने अपनी डिग्री प्राप्त की? रमेश ने किस महीने अपनी डिग्री प्राप्त की? तो नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए, नवंबर में रमेश ने डिग्री प्राप्त करी। आप एक बार सवाल को दोबारा पढ़िएगा, ये 2 हिंट्स हैं। इसके अनुसार एक आपको दिया हुआ है कि निवास ने सितंबर में डिग्री प्राप्त करी, तो हमको पता ये है कि निवास के बाद किसने प्राप्त करी? सिंह ने, राम सिंह ने, तो अक्टूबर आएगा। और हमको ये पता है कि 4 लगातार महीनों में उसी साल प्राप्त करी है, उसी साल, है ना। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया। तो हमें ये भी पता है कि रमेश के बाद रमन है, तो रमन के नीचे रमेश आ नहीं सकता क्योंकि रमन के पहले ही आना है, इसलिए। ठीक भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ जी, फिर से आपके सामने एक बड़ा सा सवाल। आप देख पा रहे होंगे कि 8 मित्र ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। ए और सी दोनों विपरीत कोनों पर बैठे हैं। एफ और डी विपरीत कोनों पर बैठे हैं। ए और एफ के बीच केवल जी है। ए और डी के बीच केवल बी है। एच सी के ठीक बाएं हैं। जी एफ के ठीक दाएं हैं। ई एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। डी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो हमें बताना है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है भाई, रेडी? यस। हाँ जी, सवाल आपने पढ़ा, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो वर्गाकार मेज है ना, जो कि अंदर की ओर मुख किए हुए। कितने लोग हैं? 8 लोग। ठीक है जी। क्या कह रहा है? ए और सी दोनों विपरीत कोनों पर बैठे। ए और सी को कहीं भी बैठा दो, है ना, ए और सी। ठीक है। इसके बाद एफ और डी विपरीत कोनों पर बैठे हैं। अगर हम एफ डी, इसके लिए हमें एक और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। यहां पर मैं बनाता हूं। है ना, ए और सी को हमने यहां पे बैठा ला। एक बार हम क्या करते हैं, डी को यहां पर बैठाते हैं और एफ को यहां पर, इसमें डी को यहां पर बैठाते हैं, एफ को यहां पर, और इसको एफ को यहां, डी को यहां। ठीक है जी, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इसके बाद क्या कह रहा है? ए और सी दोनों विपरीत कोनों पर, एफ और डी दोनों विपरीत कोनों पर, ए और एफ के बीच केवल जी है। ए और एफ के बीच केवल जी है। लो भाई, ए और एफ के बीच केवल जी है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया। ए और डी के बीच केवल बी है। ए और डी के बीच केवल बी है। ए और डी के बीच केवल बी है। ये पॉसिबिलिटी है, दो हम बना के चल रहे हैं। इसके बाद एच सी के ठीक बाएं है। एच सी के ठीक बाएं है। एच सी के ठीक बाएं, ये हो गया। एच सी के ठीक बाएं, एच सी के ठीक बाएं, ये हो गया। ठीक है भाई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जी एफ के ठीक दाएं हैं। जी एफ के ठीक दाएं हैं। क्या जी एफ के ठीक दाएं हैं? जी एफ के ठीक दाएं हैं? जी एफ के ठीक दाएं नहीं है। जी एफ के ठीक दाएं नहीं है, है ना। तो ये वाले गलत हो गया, ये सही हो गया। तो कौन बचा अभी? अभी हमारा कौन बचा? ए बी सी डी ई। ई बचा, है ना। तो ई भी बैठ गया, 8 के 8 बैठ गए। हाँ, तो अभी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं हम। फिर कह रहा है जी एफ के ठीक दाएं है। जी एफ के ठीक दाएं बैठा है, बिल्कुल बैठा है, ओके। और ई एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ई एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ई एच के दाएं दूसरे, एच का दाया दूसरा, ई, ये भी सही है। डी सी के दाएं बाएं से दूसरे पे है। डी सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा, डी, ये भी ठीक है। डी ई के बाएं तीसरे, डी ई के बाया तीसरा, ई के बाया तीसरा, डी, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कि बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। बी का बाएं के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी का बायां दूसरा स्थान कौन है? जी। बी का बायां दूसरा स्थान जी, कौन है भाई? जी, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ रहे हो, है छोटा सवाल, दो पॉसिबिलिटी लेके चले, सवाल चुटकी बजाकर सॉल्व। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। एक सीरीज दी हुई है ना, L @ S*J, ये पूरी सीरीज दी हुई है। कह रहा है
कि कितने प्रतीकों के ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर आता है। ठीक है भाई, आप मेरी आवाज ध्यान से सुनिएगा और आपको देखना है, स्क्रीन पर देखना है ना। तो अगर आप ध्यान से सीरीज को देखेंगे, कितने प्रतीकों के बाद ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर आता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रतीक देखना है, @ के पहले, @ के ठीक पहले स्वर नहीं है तो ये नहीं आएगा, स्टार के पहले स्वर नहीं है ये नहीं आएगा, और इसके पहले भी स्वर नहीं है, यू के पहले, डॉलर के पहले स्वर है लेकिन इसके बाद व्यंजन नहीं है। इसी तरीके से अगर देखें तो @ के पहले व्यंजन है, स्वर है, इसके बाद व्यंजन है, तो एक पेयर आपका बनेगा E@N। ठीक है भाई, आप स्क्रीन पर देखेंगे। दूसरा जो पेयर बनेगा A&L, A&L, यानी इसकी जो कंडीशन है, ऐसे कितने प्रतीक हैं कि जिनके ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद व्यंजन है, तो एक प्रतीक, एक जो ग्रुप आपको मिलेगा इसका मिलेगा और एक ग्रुप आपको इसके मिलेगा, यानी कि ऐसे दो प्रतीक हैं। कितने प्रतीक हैं? दो प्रतीक हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बाबू, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन के बोर्ड के सामने। कौन सा है? गायत्री अपने घर से चलना शुरू करती है, ठीक है भाई, और दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है। ठीक है भाई, बनाते जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ेगी, कितना चलती है भाई? 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर चली। फिर वह दाईं ओर मुड़ेगी और 100 मीटर चलती है, इसके बराबर ही चलेगी, है ना। और अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ेगी, 120 तो ये हो गया और 60 ये हो गया, है ना, 60, 180 चल रही है ना, टोटल आपका 180 मीटर चल रही है। तो वह शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? शुरुआती बिंदु से 60 किलोमीटर आगे निकल चुकी है, तो शुरुआती बिंदु से वह 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपके सामने एक सवाल, बहुत ही फेवरेट सवाल है ना। क्या है? स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके सामने, G इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन K इक्वल N, है ना। आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? पहला ऑप्शन नंबर है आपका G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। देखो D तो है ही नहीं है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, G इज ग्रेटर देन D, सॉरी, दूसरा जो है वो है G इज ग्रेटर देन T। G से T देखना है, G से T सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। एंड थर्ड देखेंगे, थर्ड देखने की जरूरत नहीं क्योंकि उस पर D है, और N से T देखेंगे, N से T तो ग्रेटर देन का बन रहा है, लेकिन वहां पर दिया है लेस देन का, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, 6 डिवाइड 16 गुणे 4 भागे 9 -8 + 2 इंटू 7। आपको ये बताना है, इसमें कह रहा है यदि माइनस को गुणा से तथा भाग को प्लस से बदल दिया जाए,
क्या कह रहा है, माइनस को गुणा, माइनस को गुणा, अब भाग को प्लस, भाग को प्लस, भाग को प्लस, ठीक है। तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर भाग आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, है ना। ये नई इक्वेशन बन गई। तो ये हो गई भाई, देखो ये हो गया 4, 9 चौको 36, 36 माइनस 7, और ये आपका हो गया 6 प्लस 12, ये हो गया 18 प्लस, है ना। तो कितना हो जाएगा, 36 29, कितना, ये टोटल कितना हो जाएगा इसका, 9 8 17 47। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, 8 से 14, है ना, 12 से 22, और 21 से क्या होगा। 8 से 14 बनाना है, 12 से 22 बनाना है, 21 से क्या हो जाएगा भाई बताना है हमको। तो देखो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखना है, 8 दूनी 16 माइनस 2, 12 दूनी 24 माइनस 2, 21 दूनी 42 माइनस 2, तो यानी 40 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन नंबर में है, 40 ऑप्शन नंबर बी, है ना भाई। है सिंपल सवाल, ये मेरे घर के बनाए हुए नहीं है, आप देख पा रहे होंगे सभी, ये सभी प्रीवियस ईयर हैं जो कि रेलवे में पूछे गए सवाल है। ओके भाई। और आज का अंतिम सवाल, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है भाई। सवाल ये है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। लिखा है ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, और ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। तो इक्वेशन दी हुई है, हमसे पूछा है इक्वेशन P इंटू क्यू माइनस एस, ये इक्वेशन है और ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें, P इंटू क्यू, ए इंटू बी का क्या मतलब है, ए बी का पुत्र है, यानी कि P का पुत्र कौन है, P का पुत्र कौन है, P का पुत्र है Q, P का पुत्र कौन है Q, ठीक है जी। ओके, फिर कह रहा है Q माइनस एस, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए बी की पत्नी है, यानी P इंटू क्यू, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, कौन पुत्र है, ए पुत्र है, यानी P पुत्र है किसका, Q का, P पुत्र है किसका, Q का। Q माइनस एस का क्या मतलब है, Q एस की पत्नी है, Q एस की पत्नी है, Q एस की पत्नी है, एस की पत्नी ये हो गई, है ना भाई। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए क्यू का पिता है, सॉरी क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, नहीं क्यू पी की माता है ना। तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा ए। दूसरा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पी क्यू की पुत्री है, नहीं भाई पी क्यू का पुत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। एस पी का पिता ही तो है, ये इसकी माता, माता का पति कौन होता है, पिता, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, ये आपका होमवर्क है, आप इसका जरूर आंसर करें। तो मुझे आशा है इस बात की कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा सेशन। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों को भी हमारी क्लास पहुंच सके। और क्लास कैसी रही अपना अनुभव जरूर शेयर कमेंट में बताएं, और एक बार इसको जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, है ना। तो चलते हैं फिर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।